गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज अपन लेक्चर नंबर 36 यूनिट नंबर 5 स्टडी करेंगे। इसका टॉपिक है इमर्जिंग स्टैचुरी एस्पेक्ट ऑफ कॉम्पनसेशन, यानी वो लीगल या मैंडेटरी थिंग्स जो कॉम्पनसेशन के लिए ज़रूरी है। आज अपन एज ए एचआर ये टॉपिक आपके लिए बड़ा ज़रूरी भी है और ये समझना भी पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं या कौन कौन से ऐसी थिंग्स हैं जो हमारे कंपनसेशन के अंदर आती हैं, और एज ए एचआर हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। तो स्टैचुरी या मैंडेटरी एम्प्लॉय बेनिफिट कौन कौन से होंगे, इस टॉपिक को अपन एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, वैसे तो जितने भी अगर आप बात करें कंपनसेशन की या बेनिफिट्स की, तो एम्प्लॉयज़ के लिए देखा जाए तो बहुत सारे बेनिफिट ऐसे हैं जो बाय लेजिस्लेचर या बाय लॉ दिए गए हैं। तो उसमें एक स्टैचुरी जो बेनिफिट नज़र आता है वो आता है आपका सोशल सिक्योरिटी का, क्योंकि जिस समाज में आप रह रहे हो बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग, आपको वहाँ पे भी कुछ बेनिफिट मिलने ज़रूरी हैं। ऐसे ही मान लीजिए अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप कुछ अर्निंग नहीं कर रहे, तो भी सरकार ने देखिए आपको कहा है कि आपको बेरोज़गारी भत्ता मिलना चाहिए। और वर्कर्स कंपनसेशन, ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो स्टैचुरी हैं, मैंडेटरी हैं, जो पर्सन को मिलने चाहिए। इसी में पहला आता है आपका अर्न लीव। अर्न लीव का मतलब क्या होता है कि ये वर्किंग करते वक्त एम्प्लॉयज़ की अर्न लीव क्या है, मैंडेटरी है। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर खास तौर से देखा जाए तो, कई प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ अ वॉलंटरी। अगर मान लीजिए अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में तो क्या है कि अर्न लीव मैंडेटरी है। आपको अगर आपको कोई एक्स्ट्रा डे आप आके काम करते हो तो आपको अर्न लीव देना जो है वो एक मैंडेटरी थिंग है गवर्नमेंट सेक्टर में। बट प्राइवेट सेक्टर में क्या, इट इज़ टोटली अपॉन द मैनेजमेंट, और ये वॉलंटरी है कि प्राइवेट सेक्टर दे या नहीं दे। ऐसे ही इसके अलावा देखिए, कुछ आपने कैजुअल लीव सुनी होंगी, हम लोग CL कहते हैं, मेडिकल लीव सुनी होंगी आपने, कई जगह ऑप्शनल हॉलीडेज़ भी होती है। ऐसे ही हर जो अर्न लीव होती है, ये भी क्या है, एम्प्लॉय अर्न करता है बाय डूइंग न पर्सनल वर्क। मान लीजिए किसी दिन छुट्टी का दिन है, हॉलीडे है, और आपको कंपनी ने बुलाया है फॉर डूइंग द वर्क, तो उस केस में क्या है, आपको अर्न लीव दी जाएगी और आप आने वाले समय में किसी भी दिन एक छुट्टी आप उसके एवज में आपको ले सकते हैं या अवेल कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, वो CL देती हैं, कॉजुअल लीव, कि किसी कारण से ली जाने वाली छुट्टी। पर कुछ लोग क्या है, एक ही अर्न लीव, यानी मंथ में एक ही अर्न लीव आपको अलाउड होती है। यदि कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो अर्न लीव को अवेल करना चाहता है, तो उसको 2 या 3 महीने पहले ही प्रायर नोटिस देना पड़ता है कि मुझे इतनी अर्न लीव चाहिए। तो अर्न लीव के केस में जो सुपीरियर होता है ना, वो उसकी जो CL होती है उनके साथ इन अर्न लीव को क्या करता है, एडजस्ट कर देता है। दूसरा आता है आपका सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। देखिए, सोशल और सिक्योर सोसाइटी, ये दो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि समाज, और क्योंकि आप एक समाज का पार्ट हैं, सोसाइटी के अंदर आप रहते हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स हमें फुलफ़िल करने हैं, तो सोशल सिक्योरिटी होना भी एम्प्लॉय के लिए ज़रूरी बताया गया है। अगर उसको वहाँ पे कोई सेफ्टी या कोई प्रोटेक्शन नहीं है तो वो समाज में रह नहीं सकता। तो सोशल सिक्योरिटी का मतलब है कि जिस जगह वो रह रहा है, जिस समाज में वो रह रहा है, वहाँ पे उसकी सेफ्टी और वहाँ उसका प्रोटेक्शन, ये भी कंपनी का एक मैंडेटरी थिंग है जो उसको देनी पड़ती है। मैं आपको बताऊंगा कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट कौन सा होता है, अभी अपन डिस्कस करेंगे इस बारे में। देखिए, सोशल सिक्योरिटी या सिक्योरिटी कोई नया वर्ड नहीं है। कई जगहों पे जो आपके, अगर आप मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो पुराने ज़माने में भी हिस्ट्री में क्या था, राजा महाराजाओं के टाइम में भी जो भी लोग थे उनको भी इस तरीके का एक सेफ्टी का एनवायरनमेंट था, क्योंकि राजा क्या था, राजा का ये परम कर्तव्य था, या यूँ कहें कि प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो भी उनकी प्रजा थी, यानी जिस जगह के भी वो राजा महाराजा थे, वहाँ के हर पर्सन का को प्रोटेक्शन देना उन्हीं की रेस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती थी। ख़ास तौर से वो लोग जो अंडर प्रिविलेज थे,
या अर्निंग नहीं कर पाते थे, उन लोगों के या जीवन यापन के लिए या उनका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी जो वहाँ के राजा महाराजा हुआ करते थे उनकी होती थी। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो जो एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उस हिसाब से उन एम्प्लॉयज़ की सोशल सिक्योरिटी, सेफ्टी और प्रोटेक्शन का काम भी किसका है? मैनेजमेंट का है। तो अगर देखा जाए बाय मैंडेटरी या बाय स्टैट्यूटरी इस चीज़ को देखा जाए तो गवर्नमेंट ने भी ये कहा है कि बीइंग एज ए सिविल स्ट्रक्चर ये हमारी एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर वो पर्सन जो समाज में रहता है उसके पालन पोषण का, उसकी सेफ्टी का, उसके प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी जो है वो हर एक उस पर्सन की है जो समाज से रिलेट करता है, जो समाज में रहता है। तो यदि हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात करें तो सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि वो कायदे कानून जो कि लेबर लॉ के थ्रू आपको बताए गए हैं कि एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी और प्रोटेक्शन कितनी ज़रूरी है। यदि आपकी इंडस्ट्री में कोई केमिकल्स या ऐसे हज़ार्डियस थिंग्स होती हैं जिसमें एम्प्लॉय काम करता है, उस कंडीशन में तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसकी फैमिली, यहाँ तक कि उस एम्प्लॉय की सेफ्टी और प्रोटेक्शन भी आप ही की जिम्मेदारी है। यदि उस पर्सन को कुछ हो जाता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तो पूरी ज़िंदगी उसकी फैमिली को संभालना और उसकी फैमिली को प्रोटेक्शन देना ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ऐसे ही अगर आप इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उन्होंने भी 1919 में इस बात को कहा था कि सोशल सिक्योरिटी इंडस्ट्रियल रिलेशन का बहुत बड़ा पार्ट है, चाहे वो वुमेन्स की हो, चाहे वो चिल्ड्रंस के लिए हो, चाहे वो एम्प्लॉयज़ की। क्योंकि इंडियन जो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो दुनिया की सारी कंट्रीज़ की इंडस्ट्रीज़ के बड़े बड़े लोग हैं। तो यहाँ इस बात को ध्यान में रखा गया था कि ह्यूमन बीइंग क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है और वहाँ पे उसको कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली की सेफ्टी और प्रोटेक्शन, यहाँ तक कि उस एम्प्लॉय की सेफ्टी और प्रोटेक्शन की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी बनती है? ऑर्गेनाइजेशन की बनती है। यदि हम भारत की बात करें, भारतवर्ष में सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? तो यहाँ पे तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट का मतलब है एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिट देना उन सभी रिस्क को कवर करते हुए जो कि उसकी बेसिक नीड के बाद जनरेट होती है, जैसे उसके वेलफेयर के लिए की जाने वाली एक्टिविटीज़, उसकी एमिनिटीज़, उसके लिए फैसिलिटीज़, ताकि उसकी वर्किंग कंडीशन तो इम्प्रूव हो ही, साथ साथ उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाए? इंक्रीज़ हो जाए। यदि हम इंडिया की बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उन्होंने भी भारत के सिटीजन्स के लिए सेफ्टी और प्रोटेक्शन की बात अपने संविधान में उठाई गई है। आर्टिकल नंबर 41, 42 एंड 43 के अंदर इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि जो भी भारतीय सिटीजन है, अगर वो पर्सन इंडियन है तो उसकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए भारत पहले प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। ऐसे ही अगर कोई पर्सन एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसकी सेफ्टी, उसकी फैमिली की सेफ्टी, उनकी वेलफेयर एक्टिविटीज़ की जिम्मेदारी, उसकी फैमिली की बेसिक नीड्स का फुलफ़िल होना, इन सब चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जहाँ पे वो काम कर रहा होता है। तो कुछ लिस्ट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन की हुई है, जैसे सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, वेलफेयर ऑफ लेबर एक्टिविटीज़, प्रोविडेंट फंड्स, एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी, वर्कर कंपनसेशंस, ये ओल्ड एज, मैटरनिटी बेनिफिट, ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं। अब हम बात करेंगे ESIC एक्ट। ESIC का मतलब क्या है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1948। ये जो एक्ट है ये एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया गया था, एम्प्लॉयज़ के फेवर के लिए बनाया गया था। ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हो सकता है? अंडर सेक्शन 2/12 ये एक्ट जो एप्लीकेबल है ये सभी उन फैक्ट्रीज़ के लिए एप्लीकेबल है जहाँ पे मिनिमम एम्प्लॉयज़ जो है वो 10 है। ऐसे ही जो कुछ एरियाज़ हैं जैसे महाराष्ट्र और चंडीगढ़, क्योंकि ये महंगे सिटीज़ में आते हैं, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा एक्सपेंसिव है और एरिया वाइज ये बहुत बड़े बड़े एरियाज़ हैं। तो यहाँ पे क्या देखा गया है कि यहाँ पे जो नॉर्म से 20 एम्प्लॉयज़ वाला रखा गया है,
कि ESIC हर उस फैक्ट्री या इंडस्ट्री के लिए क्या एप्लीकेबल होगा जहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो है वो क्या है, मिनिमम 20 होने चाहिए, या फिर उनकी जो मिनिमम वेजेस है वो कितनी होनी चाहिए, 21,000 पर मंथ। तो यहाँ जो अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो क्या आता है, अभी जो कंट्रीब्यूशन रेट है ESIC के अंदर वो आता है 1% एम्प्लॉय की साइड में और 3% एम्प्लॉयर की साइड से। ठीक, 2 साल तक यानी 24 मंथ्स तक एम्प्लॉयज़ को डेली एवरेज जो है वो ₹137 के हिसाब से मिलेगा, ये सरकार ने बताया है इन एरियाज़ में भी, महाराष्ट्र में भी और इसमें भी, चंडीगढ़ में भी रहने वाले लोगों के लिए। तो एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, एम्प्लॉयर्स वो अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, कहाँ कहाँ, जैसे सिकनेस बेनिफिट के अंदर। जो ESIC क्या कहता है कि जब जो कंपनीज़ होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ का ESIC यानी इंश्योरेंस कराती हैं, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि यदि कोई पर्सन बीमार है, कोई एम्प्लॉय बीमार हो जाता है तो उसका 70% ऑफ डेली वेजेस उसको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ कैश या मेडिकल लीव लेने की स्थिति में। और ये बेनिफिट यदि वो एम्प्लॉय 3 महीने कंटिन्यूस बीमार है तो 91 डेज तक उसको 70% ऑफ कैश मिलेगा उसकी डेली वेजेस का। देन मेडिकल बेनिफिट के केस में भी क्या हो रहा है, उसकी फैमिली वो और उसके साथ डिपेंडेंट उनका क्या है, डे टू डे चेकअप, यहाँ तक कि मेडिकल केयर भी क्या होगी वो ESI इंश्योरेंस के अंतर्गत कवर किया जाएगा। फिर आता है डिसेबल बेनिफिट। ESI क्या कहता है कि कंटिन्यूस मंथली पेमेंट करेगा, कब तक, जब तक उसकी जो इंजरी है वो या तो वो टेम्परेरी डिसेबलमेंट में नहीं बदल जाती या फिर परमानेंट डिसेबलमेंट में नहीं बदल जाती, तब तक ESIC उसको पेमेंट करता रहेगा। तो यही है बच्चों आज का टॉपिक। आई होप कि आपको ये ESIC एक्ट 1948 समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।